बेटा जो लास्ट क्लास में हमने किया था रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। थ्रू आउट द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो सेम आई। उसके लिए आपको क्या करना था कि जिस भी डायरेक्शन में करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा आगे और क्वेश्चंस करते हैं जरा, कि ये आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस r है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड B है सेंटर पर। अब आपने क्या किया, इस रिंग को एक नई रिंग के अंदर बनाया जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2 होंगे ना। मान लिया आपने इस तरह से बनाया बेटा 1 राउंड और फिर ये 2 राउंड। अब आपको जो ये जो नया सेंटर आया है इसके केस में नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो बेटा आप जनरल रिजल्ट भी कर सकते हो कि 2 की बजाय इसको मान लो कि n टर्न्स में उसने कन्वर्ट कर लिया, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर लिया। उस केस में नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बताना है। भाई जो टोटल लेंथ है उस वायर की जिससे आपने पहले बड़ी वाली रिंग बनाई, वो टोटल लेंथ उसकी कितनी है बेटा, वो तो 2πr है। ये जो छोटी रिंग जो आपने बनाई है बेटा उसका रेडियस आप क्या मान लो r डैश। तो एक चक्कर में जो इसकी लेंथ लगेगी वो कितनी लगेगी 2πr डैश, और ऐसे n चक्कर आपने लगा रखे हैं। तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, नया जो रेडियस आया r डैश दैट विल बी इक्वल टू r/n, वो r/n आ गया। अब उसके सेंटर पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ r, और r कितना बेटा r/n। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये सिंगल टर्न के कारण से है, और इस वाले केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है बेटा। इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r बेटा ये तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था, तो बेटा ये n स्क्वायर b हो गया। तो अगर आपने कोई एक रिंग ली, उस रिंग में से क्या किया, उस रिंग को दोबारा से फोल्ड करके और टोटल n टर्न्स आपने उसमें बना दिए, तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स द प्रीवियस वन। इस तरीके से होगा बेटा ये। चलो बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा एक क्या है, ये एक रिंग है। इस रिंग को हमने क्या कर दिया, एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। इस रिंग का रेडियस r है और ये एंगल आपका थीटा है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। ये बेटा ये जो वायर है जिससे रिंग आपने बनाई है दैट इज़ यूनिफॉर्म वायर। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखो बेटा क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ बेटा लेट लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हमने ऐसा मान लिया कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वह लैम्डा है। तो बेटा ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस मुझे देखना होगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, r थीटा हो जाएगी। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा है ना, इसका रेडियस बेटा कैपिटल R के बजाय स्मॉल r लिख लेते हैं, वरना वो रेजिस्टेंस को भी r से लिखना पड़ेगा।
तो भाई ये बेटा ए बी, तो भाई ये वाला जो पार्ट है ना इसका रेजिस्टेंस मैं बेटा मान लेता हूँ कितना है, कैपिटल R1 है, और ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कैपिटल R2 है। तो R1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, लैम्डा इंटू स्मॉल r थीटा। भाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया यूजिंग थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, L इज इक्वल टू क्या हो गया R थीटा। तो ये लेंथ तो ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस भी आ गया बेटा। सिमिलरली जो ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा इंटू है ना R इंटू, और वो टोटल एंगल है अब 2 पाई माइनस थीटा, वो R2 आ गया। भाई आप देखो यहाँ से करंट आएगा I, और अब करंट इन दो पार्ट्स में डिवाइड होना है, तो इनके रेजिस्टेंसेस मेरे को पता है। मान लो बेटा ये इधर I2 है और इधर I1 है, तो I1 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, I1 विल बी इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो भाई R1 जो आ रहा है, R1 है लैम्डा R थीटा, और ये हो गया बेटा लैम्डा R थीटा प्लस लैम्डा R2 पाई माइनस लैम्डा R थीटा। तो ये आया बेटा थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई, ये करंट I1 आ गया। सिमिलरली अब आप I2 कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, R2 की जगह पुट कर देंगे R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। तो ये जब यूज़ करेंगे तो बेटा ये आएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई, ये I2 आ गया। अब बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ज़रा डायरेक्शन देखते हैं। भाई इस वाले के कारण से बेटा देखो आप, जो यहाँ पे सेंटर पे जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो तो क्रॉस आ रही है, और इसके कारण से डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 अगर मैं लिखता हूँ तो B1 कैसे लिखे बेटा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस वाले पार्ट में करंट कितना बेटा, वो I1 है, I1 की वैल्यू वो रही आपके पास थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई और इंटू 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये जो डायरेक्शन आई है, ये डायरेक्शन आपकी बेटा आई है डॉट। B2 जो सेकेंड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2R, और बेटा करंट की वैल्यू ये रही आपके पास 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये डायरेक्शन बेटा क्रॉस आ रही है। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा। कहीं कोई गड़बड़ होगी क्या, बाकी तो ठीक है, वो तो सेम ऐसे आएगा, बाकी तो ठीक ही है ना, सारा सेम एज इट इज ही तो आना है भाई। वो लैम्डा R 2 पाई माइनस थीटा और नीचे वाला फैक्टर सेम रहेगा, बाकी ठीक है। तो भाई अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक की डायरेक्शन डिफरेंट है, दूसरी की अलग है ना, एक की इनवर्ड है और एक की आउटवर्ड है, तो माइनस कर देते हैं, चलो B1 माइनस B2 कर लेते हैं। देखो तो भाई ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट थीटा आई ओवर 4 पाई R माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R 2 पाई माइनस थीटा, अच्छा आई भी है बेटा साथ में, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, ये मैंने कॉमन लिया बेटा, ये स्मॉल r है ना, जहाँ जहाँ मैंने कैपिटल R लिख दिया है, चलो कोई स्मॉल r है वैसे तो,
तो भाई ये हो गया थीटा माइनस 2 पाई, और बेटा माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस थीटा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 थीटा माइनस 2 पाई, ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास, ये टोटल फॉर्मेट आ गया। अब एक काम और करो, देखो ये ऐसा लिख दो, तो थीटा माइनस पाई। अच्छा बेटा एक हमने ठीक है ठीक है, करो नोट करो एक बार ये। देखो बेटा इसमें ना एक गड़बड़ हो गई है ना, कि ये जो फार्मूला जो हमने यूज़ किया है ये तो सेंटर वाला फार्मूला यूज़ करनी है ना, जो रिंग के सेंटर पे जो आएगा। एक्चुअल में तो आर्क वाला फार्मूला यूज़ करना था। इसको एक बार शुरू से एक बार दोबारा कर देते हैं। देखो R1 और R2 तो यही आएगा ना, ये इधर फार्मूला गलत यूज़ कर दिया, इसको दोबारा से देख लो बेटा। मान लो कि इधर I1 करंट है, इधर I2 करंट है, तो आप देखो जितना पोटेंशियल ये ऊपर वाले के अक्रॉस आएगा उतना इसके अक्रॉस आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इंटू लेमडा आर थीटा, है ना, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, इट शुड बी इक्वल टू, ऊपर वाले पार्ट में करंट है I2, तो I2 इंटू लेमडा आर 2 पाई माइनस थीटा। तो लेमडा आर से लेमडा आर गया, तो बेटा ये आपका आ गया I1 थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ये तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। चलो अब B1 देखो, ये गलती की थी अभी, वो उसको ठीक करो। अगर ये वाला काम करें तो बेसिकली क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4R, पाई भी आएगा साथ में, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, किसी थीटा के कारण से। तो भाई B1 जो है, B1 तो इस सिर्फ इतने एंगल के कारण से है, और ये 4 पाई आर में बेटे रेडियस आता है, तो इसको बेटा स्मॉल r से ही लिख देते हैं। एक बात तो ये हो गई। अच्छा उसमें करंट कितना है, वो I1 थीटा है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। सेकंड वाले के कारण से बेटा क्या आएगा, अच्छा एक बात ये भी देख लेना कि ये जो डायरेक्शन है डॉट आ रही है, ये बेटा आपका B2 आ गया, और लेकिन ये जो डायरेक्शन आपकी आई है क्रॉस आई है, तो B नेट आप देखो कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो B1 माइनस B2 कर देते हैं बेटा। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर I1 थीटा माइनस ऑफ I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। अब आप यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन से कि I1 थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला जो फैक्टर है 0 बन जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पर, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्लोज लूप बेटा अगर है ना बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दें दो एंड से, तो उस केस में जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 0 ही बनेगा, जैसा कि हमने पहले उस स्क्वायर वाले केस में भी देखा था। कारण क्या है कि करंट उसी हिसाब से डिवाइड होगा, और दोनों के कारण से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट रहेगी हमेशा। करो बेटा ये नोट। तो ये बेटा याद रखना है कि कोई भी क्लोज लूप है उसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, कोई भी दो एंड्स हों, तो हमेशा उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगा, वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए।
चलो बेटा और एक क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी में आया हुआ सवाल कि एक इस तरीके से एक स्पाइरल बना हुआ है, इस तरीके से बेटा ये एक स्पाइरल है जिसका इनर रेडियस ए है बेटा और इसका आउटर रेडियस बी है ना। इस तरीके से एक स्पाइरल बेटा हमने बना दिया है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस क्या है बेटा, वो बी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है बेटा कैपिटल एन, ये क्यों आपको दे रखा है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है कैपिटल एन, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसमें कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया, आपको इसके सेंटर पर क्या बताना है, आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा। देखो बेटा एक्चुअल में मैं इसको इस तरह से मान सकता हूँ कि दैट दिस स्पाइरल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोजली बाउंड रिंग्स, और वो कितनी लेंथ के अंदर है। अगर मैं बात करूँ बेटा कि मैं ये लिखना चाहूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है और ये जो लेंथ है वो सिर्फ b माइनस a लेंथ के अंदर प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्पाइरल है बेटा आपका, इसमें कोई एक x रेडियस का एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा लाइक दिस। ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, वहीं से लिया है बेटा, और इसका रेडियस x और भाई इसकी जो मोटाई है, इसकी जो विड्थ है वो हमने dx मान ली। तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि भाई इसके सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानता हूँ, लेकिन सर एक बात आप ये देखो कि इसमें देखने पड़ेंगे ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, टोटल टर्न्स इन दिस स्मॉल एलिमेंट, भाई देखो पर यूनिट लेंथ तो इतने टर्न्स है n ओवर b माइनस c, लेकिन इसकी है ना ये बेटा अगर dx विड्थ है तो इसको क्या कर दूँ, dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे वो यही आ जाएगा। अब भाई इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बेटा, भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और भाई इसका जो रेडियस है वो है x। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ओवर 2 पाई। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, dx ओवर x बेटा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड करना है तो भैया ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कारण से डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dB बेटा म्यू नॉट n आई ओवर 2 पाई b माइनस a इंटीग्रल dx बाई x, और x की जो लिमिट है बेटा वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वो a से b तक जाएगी। और भाई इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, इसको सॉल्व करके मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ। देखो क्या आएगा, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n आई ओवर 2 पाई b माइनस a, ये बेटा आपका क्या बन गया log x, और आप इसको ln x बोल सकते हैं, ln b बाई a। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, म्यू नॉट n आई ओवर 2 पाई b माइनस a ln b बाई a। करो नोट करो। ये बेटा यहाँ पे ना ये पाई नहीं आएगा ना, पाई नहीं आएगी,
पाई, पाई नहीं आएगा ये ना, टू ये सेंटर पे था ना, तो 2r ही वाला फॉर्म लगेगा। करो बेटा, नोट करो जल्दी से। एक बेटा जो हमने लास्ट क्लास में जो किया था ना कि रिंग जो हमने देखी थी ना, रिंग के केस में एक्सिस पे, तो उसका पैटर्न जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, है ना, वो एक बार देख लो। इस तरीके से जो रिंग थी बेटा, तो वो ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे होंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनेगा वो कैसे बन रहे होंगे, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स उसके अबाउट बन रहे होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो भी जरा, एक बेटा एक सेकंड लिख लो। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। कोई एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, उसके कारण से आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, ये बताना बेटा आपको। देखो ये मान लो बेटा, ये कोई चार्ज है Q, ये इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, और लेटेस्ट से कि आपको इस पॉइंट पर r वेक्टर है, ये इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो भाई बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, डी बेटा ये मूव कर रहा है, ये मान लेता हूँ मैं कि इसने कुछ dt समय में कितनी लेंथ ट्रैवल कर ली, dl लेंथ ट्रैवल कर लिया इसने। सो dB इज इक्वल टू, एक्चुअल फॉर्मूला क्या बेटा, म्यू नॉट I dl क्रॉस r ओवर 4 पाई r क्यूब। एक्चुअल फार्मूला तो यही है, ठीक है। तो भाई एक काम करूं, इसको ऐसे लिख दूं, म्यू नॉट I dl r, भाई ये एंगल इसका क्या हो गया, थीटा मान लो, साइन थीटा ओवर 4 पाई r क्यूब। सो म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। या फिर ऐसा करो कि इसको ना वेक्टर फॉर्म में रहने दो, वो ज़्यादा बढ़िया फॉर्म रहेगी, उसी फॉर्म में रहने दो इसको, वेक्टर फॉर्म के अंदर ही। इसको ना I को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I को मैं dq/dt लिख सकता था, या q/dt लिख लो, या q/t लिख लो, जैसा भी आपको सही लगे। सो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट q 4 पाई r क्यूब एज इट इज़ रह गया बेटा, t यहाँ आ गया, और ये हो गया dl क्रॉस r। तो इसको बेटा मैं ऐसे कर सकता हूँ, म्यू नॉट q अपॉन 4 पाई r क्यूब dl वेक्टर बाई t क्रॉस r। तो ये dl बाई t तो उसका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसने t समय में dl ट्रैवल किया है। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका dB, या बेटा इसको आप सिंपली b लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, इसको चाहे आप b लिख लो, म्यू नॉट k, और बेटा ये होगा आपका वेलोसिटी, तो v क्रॉस r डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, तो r वेक्टर की पोजीशन वेक्टर पर, r की दूरी पर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट q v क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब। कर लो नोट ये। कर लो जल्दी से नोट।
देखो भाई, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो पहले ये समझना जरूरी है कि सोलेनॉइड क्या चीज़ है, ठीक है बेटा। तो सोलेनॉइड बेसिकली आपने वायर लिया और ये मान लो या तो कि आपने इसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, उसको वाउंड करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने स्प्रिंग देखी होगी ना, पेन के अंदर जो स्प्रिंग आती है दैट, बिल्कुल उसको थोड़ा सा और क्लोज कर दिया जाए तो बिल्कुल क्या बन जाएगा, वो क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड आपका बन जाएगा बेटा। तो ये तो सोलेनॉइड हो गया। मैं उसके कारण से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ, ऑन इट्स एक्सिस। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, इज वेरी वीक। भाई जो आउटसाइड है सोलेनॉइड के बाहर की तरफ बात करेंगे तो क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत वीक रहेगा। हेंस assumed टू बी ज़ीरो। तो उसको हम बेटा सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो मान लेते हैं। चलो अभी मान लो कि ये आपके पास सोलेनॉइड है, इस तरीके का सोलेनॉइड होगा ना बेटा। मान लो कि ये आपका बेटा क्या है, सोलेनॉइड है इस तरीके से, ये यूं इस तरह से वाउंड किया हुआ है। मैं इसके एक्सिस पर क्या देखना चाहता हूँ, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ। ये बेटा इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड एंड लेट स्मॉल एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो बेटा कि मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है। ये लो यहाँ पर इस पॉइंट P पर, और आपको ये गिवन होगा कि ये जो एंड है ये θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है P पॉइंट पर विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो एंड है बेटा ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। θ1 एंड θ2 आर द एंगल सबटेंडेड बाय द सोलेनॉइड एट दैट पॉइंट P। जो एंड से सोलेनॉइड के वो जो एंगल सबटेंड करेंगे वह θ1 और θ2 होंगे। तो भाई अब क्या करा जाए कि इस पॉइंट P से सभी पॉइंट्स अलग अलग दूरी पे हैं, तो सबके कारण से ज़रा देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या खेल रहेगा। तो भाई जो इस सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, दैट दिस सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स, है ना बेटा। मैं क्या मान सकता हूँ कि इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ से बेटा x दूरी पर, P पॉइंट से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये इसकी विड्थ बेटा dx है, इसकी विड्थ जो है वो dx है। और मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो रिंग, ये जो आपने इतना dx एलिमेंट लिया है P पॉइंट से x दूरी पर, ये सर्कुलर रिंग से ही मिलकर के बना है। ये किससे मिलकर के बना है, ये सर्कुलर रिंग से मिलकर के बना है। लेकिन इस बार इसमें सिर्फ सिंगल रिंग नहीं होगी, एक से ज़्यादा रिंग्स होंगी। कितनी रिंग्स होंगी उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस एलिमेंट के एक्सिस पर लाई करता है। ये क्या करता है बेटा, ये जो P पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि एक्सिस पर है,
वो बेटा इस रिंग की एक्सिस पर भी होगा। एक बात और ध्यान रख लेना कि जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, वो सिंगल टर्न के कारण से था। जितने ज़्यादा टर्न होंगे है ना, अगर n टर्न से तो आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब पहले ये बात देख लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट, भाई पर यूनिट लेंथ तो n टर्न्स है और इसकी विड्थ dx है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है इसके कारण से इस p पॉइंट के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड dB कैसे लिखा जाना चाहिए बेटा, ये तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो कि रिंग के एक्सिस पर करते हो। तो भाई पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो बेटा वो हो गए n इंटू डी एक्स, और अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई, इसका रेडियस बेटा स्मॉल r है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आ गया भाई। तो भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो जो कांस्टेंट है सब बाहर ले आओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन से भी मल्टीप्लाई कर रखा है डिवाइडेड बाई 2, और भाई ये हो गया इंटीग्रल डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अभी इसको एज इट इज रखते हैं, लिमिट्स बाद में रखेंगे बेटा। इस तरह का जो इंटीग्रेशन था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से किया था, और मैं कह रहा था कि θ1 और θ2 की फॉर्म में ले आओ इन चीज़ों को। तो भाई अब एक बात देखो कि ये वाला जो आपने एलिमेंट लिया है सिर्फ इसके केस में देखो, मान लो कि ये कितना एंगल सबटेंड करता है, ये θ एंगल सबटेंड करता है ना। ये वाला जो एलिमेंट आपने लिया ये P पे θ एंगल सबटेंड करता है मान लो बेटा। तो उस केस में आप कैसे लिख पाओगे कि सर tan θ इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ गया है ना, ये वाला बेटा आपका x है और ये r है, तो tan θ इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। तो भाई यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू आर कॉट थीटा। आपके पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, x इज इक्वल टू आर कॉट थीटा। ये इतना पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है। चलो देखो, तो भाई अब एक काम करो, dx की बात करें तो dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको जनरल डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, कॉट थीटा का डेरिवेटिव कॉसिकेंट माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा साथ में लगेगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, कोई बात नहीं, अभी हमने लिमिट्स पुट ही नहीं करी थी। n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स की जगह बेटा माइनस आर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2। इसको बेटा अब इस तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो b इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर में माइनस का साइन इधर ले आया डिवाइडेड बाई 2, और भाई एक r इधर से भी आ गया तो r क्यूब हो गया ये, और ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई r स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन ले आए तो बाहर r क्यूब आ गया, और अंदर बच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो भाई ये बन गया कॉसिकेंट क्यूब थीटा। इतना खेल आ गया ये। तो भाई अब जो मैग्नेटिक फील्ड आया दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, भाई ये आर क्यूब से आर क्यूब गया और ये कॉसिकेंट स्क्वायर से ये वाला चला गया, और 1 अपॉन कॉसिकेंट म्यू नॉट
लिखते रहते हैं बट इसको म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई बाई टू इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। क्या आ गया बेटा वो? साइन थीटा डी थीटा, ये फॉर्मेट आ गई। ये बेटा आपका क्या आ गया? अब आपको लिमिट्स पुट कर रही है। लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएंगी? थीटा 1 से थीटा 2 तक चली जाएंगी। एक सेकंड ये थीटा हमने, देखो बेटा एक सेकंड ये देखना कि ये जो थीटा जो आपने लिया है ना, थीटा इसके साथ मेज़र किया है, तो ये एंगल भी हमें चेंज करने पड़ेंगे ना। ये एंगल तो हमने इसके साथ ले लिए। ये या तो मुझे इसके साथ लेना चाहिए था ये एंगल, ये गड़बड़ हो गया। ये देखो बेटा एक्चुअल में गड़बड़ क्या हो गई कि हमने जो थीटा जो है वो इसके साथ मेजर कर लिया, बट एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें थीटा इसके साथ दे रखा है। तो या तो मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, रुको एंगल्स को ही इसके साथ ही मेजर कर लो, ऐसे कर लेते हैं। सुनो हो गए, बन गई ना बात कि ये लो, ये वाला एंड थीटा 1 एंगल सबटेंड कर रहा है इसके साथ, और ये वाला पूरा एंगल जो है ये अब आपका थीटा 2 हो गया। ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो कि जो एंगल्स हैं वो इस तरीके से सबटेंड हो रहे हैं, ठीक है। भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया? माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। सो b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया n म्यू नॉट आई बाई 2, और भाई ये आपका क्या बन गया? अच्छा इस केस में बेटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 और थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ये अपर लिमिट ये चला जाएगा। तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसके? सोलेनॉइड जो है उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैं इसका अगर एक स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस क्या करते हैं बेटा कि अगर ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड बन जाए, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के केस में बेटा क्या होगा कि ये बहुत अनंत दूरी तक जा रहा होगा, तो थीटा 1 किसको अप्रोच कर रहा होगा? थीटा 1 की वैल्यू तो बेटा 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, और थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा? वो पाई हो जाएगा। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। देखो cos थीटा 2 इज पाई, cos पाई इज -1 एंड माइनस ऑफ cos 0 इज 1। तो मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना चाह रहा हूँ बेटा, वो जो नेगेटिव जो साइन आ रहा है उससे सिर्फ क्या सेंस, डायरेक्शन की सेंस पता लगेगी। मैं उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। बेटा ये बात ध्यान रखना कि एंगल जो है आप ऐसे मेज़र कर रहे हो, आपने जो एंगल मेज़र किया है वो कैसे मेज़र किया है? आप उसको क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसके कारण से? ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के कारण से। और आप ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर, और यूनिफॉर्म भी आ रहा है ना। इस केस में आप देखोगे कि दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
on the axis of long solenoid यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन भी सेम रहेगी और क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा बेटा। सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा बेटा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन देखने का वही तरीका जो रिंग के केस में देखते थे। मान लो करंट ऐसे बह रहा है तो थ्रू आउट द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या रहेगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़ीरो रहेगा। बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो रह जाएगा। चलो कर लो बेटा, नोट कर लो जल्दी से। तो बेटा ये समझ में आ गया कि जो सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा। दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब बेटा एक काम और कर लेते हैं, ये जनरल रिजल्ट हो गया ना थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में, कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, मान लो मैं इसके एंड पे ये पी पॉइंट है बेटा, तो पी पॉइंट अगर ये है तो देखो एक थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, और जो दूसरे वाला जो एंड है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो 90 डिग्री। तो भाई उस केस में क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, देखो आपका जो ये फॉर्मूला क्या बना था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये आया था। तो भाई एक एंगल तो आपका कितना हो गया 0 डिग्री और एक एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। तो ये फैक्टर 0 और ये 1, तो बेटा एट द एंड्स ऑफ ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी कि जो एक्सिस पे जो रिजल्ट आ रहा है उसका आधा आएगा, उसका हाफ आएगा। तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। देखो इसका ग्राफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड और इधर आप वो दूरी मान लो, ये बेटा क्या चीज़ है, दीज आर द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ पर तो म्यू नॉट एन आई, और बेटा लेकिन यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो आप देखो अंदर अंदर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम सोलेनॉइड को यूज़ करते हैं क्या, जो बार मैग्नेट्स वगैरह जो है उनको बनाने में, उनको क्या करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चलो बेटा और देखते हैं। एक बेटा कोई चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल Q है, वो v स्पीड से एक सर्कुलर मोशन के अंदर है। उसके कारण से आपको बताना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो भाई इस तरीके को ऐसे देख सकते हैं कि भाई एक रिंग है और रिंग के सेंटर पे पूछा गया है, तो रिंग के सेंटर पे पूछा गया तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ऐसा लिख देते हैं।
अब जरा आई को देखो कैसे लिखेंगे बेटा, आई को लिखा जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड। जो इफेक्टिव करंट है वो तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये टाइम पीरियड क्या आएगा बता, उसको 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करने में वी स्पीड से ट्रैवल करता है, तो ये उसका टाइम पीरियड आ गया। तो आई इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। तो अगर कोई चार्ज आर रेडियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 2r, और आई की जगह मैंने पुट कर दिया क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस केस में आ जाएगा म्यू नॉट क्यू इंटू वी ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर है और अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है बेटा चार्ज पार्टिकल q, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। करो नोट जल्दी से। एक बेटा इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये रिंग है, इस बार ये मान लो रिंग है, इस पे चार्ज आपने कितना दे रखा है, क्यू चार्ज आपने दे रखा है, और इसको ओमेगा से आप घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इसको ओमेगा से अगर घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बिल्कुल वही सिमिलर है जैसा कि अभी पिछले केस में किया कि सर ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा। लेकिन आई इज इक्वल टू कैसे लिखोगे आप, आई को तो क्यू बाई टी लिखना पड़ेगा और टी को आप 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हो। देखो पिछली बार चीज़ें वी की फॉर्म में थी तो मैंने वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस बार ओमेगा की फॉर्म में लिया, ये वैल्यू आप पुट कर दो। तो भाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह क्या लिख दूँ क्यू ओमेगा, और भाई ये 4 पाई आर हो गया। तो कोई रिंग जिस पे चार्ज क्यू हो आर रेडियस की, वो अगर घूम रही है ओमेगा से, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। ये रिजल्ट याद रखेंगे, अभी काम आएगा ये। चलो इस बार बेटा क्या करते हैं कि अपने पास एक क्या है, डिस्क है एक, ये डिस्क है, इस पे टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको ओमेगा से घुमा दिया। आपको ये बताना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो भाई उसके लिए क्या करूं मैं, ये लो ये एक रिंग एज्यूम कर लेता हूं बेटा, जिसकी विड्थ जिसका रेडियस R और इसकी कुछ मोटाई मान लेता हूँ बेटा, वो कितनी, वो dr मान लेते हैं। चलो वो dr मान लिया। तो पहले तो ज़रा एक बात चेक करो कि इस डिस्क के ऊपर चार्ज कितना आएगा। ये डिस्क का मतलब ये वाला जो आपने रिंग एज्यूम किया है इस पर, तो भाई टोटल चार्ज Q है वो पाई आर स्क्वायर पे स्प्रेडेड है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके रेडियस इसके एरिया के साथ, 2 पाई आर इंटू dr। तो बेटा ये आ गया आपका 2QR dr अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज आ गया उस रिंग के ऊपर, और भाई कोई रिंग अगर ओमेगा से घूमती है तो उसके कारण से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी डिराइव किया म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। सो म्यू नॉट क्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2QR dr ओमेगा, ये तो डी क्यू की जगह आ गया, इनटू क्या लिखना था बेटा 4 पाई आर। अच्छा उसका रेडियस क्या है, छोटे वाला जो है उसका रेडियस तो स्मॉल आर है। तो भाई ये क्या हो गया आपका, 2 से ये 2 आ गया, एक आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये सिर्फ डी आर रह गया बेटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल डी बी, सो म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी आर, और रेट तो बेटा 0 से r तक लिमिट जाएगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और बेटा ये आर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट क्यू ओमेगा ओवर 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग जो ओमेगा से घूम रही है बेटा। क्लियर है सभी को? करो बेटा, नोट करो जल्दी से। तो बेटा इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एम्पियर्स लॉ ना। जो भी हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं ये सारे के सारे हम एम्पियर्स लॉ से भी डिराइव करेंगे। थैंक यू।